चलिए आर्यभट्ट स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के पार्ट 2 लेके आए हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 2 है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये टारगेट बैच है। ठीक है, इस बैच में हमने क्वेश्चन 7 तक कर लिए थे। ठीक है, अब 8वां प्रश्न बाकी था, 8वां 9वां और 10वां, क्योंकि पहले चैप्टर से हमने 10 प्रश्न लिए थे। ठीक है, जिसमें से 7 प्रश्न पहले ही देख लिए थे। अब हम 8वें प्रश्न की ओर आते हैं, है ना, जो कि है अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र का सत्यापन। ठीक है, हम दर्पण सूत्र का कैसे सत्यापित कर सकते हैं उसके बारे में जानिए, क्योंकि ये पूछा जाता है दीर्घ उत्तरीय में। ठीक है, दर्पण सूत्र जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u होता है दर्पण सूत्र। तो इसी को सत्यापित करना है हमें अवतल दर्पण में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान रहे, ये वाला जो हम बताएंगे आपको, ये आपको थोड़ा सा आपको आसान लगेगा सीखने में। ठीक है, क्योंकि मेरा बताने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण कहते किसे, तो जिसका बाहरी भाग कलर किया हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। समझना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा। थोड़ा सा फिगर और छोटा थोड़ा सा बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा जगह बच जाए। तो इसका क्या होता है, बाहरी भाग कलर किया हुआ रहता है अवतल दर्पण का। ये इसका ध्रुव होता है। ध्रुव किसे कहते हैं, तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। और ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है, जिसको सी के द्वारा सूचित किया जाता है। और इसको मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाती है। यही पे मुख्य फोकस भी होता है, जिसको कैपिटल एफ के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पे क्या है, ये अनंत बिंदु है। ठीक है, अब हम वस्तु को रखती हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखती हैं। ठीक है, और जब यहां से प्रकाश की किरण जाती है तो वह फोकस से होकर के चली जाती है। कहां से होकर चली जाती है, फोकस से होकर के चली जाती है। ठीक है, और दूसरा नियम तो आप लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो वह अपने ही माध्यम में वापस, मतलब अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है। यानी जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से लौट जाती है। ये पूरा का पूरा दर्पण ही है। ठीक है, इस दर्पण पर टकराती है और लौट जाती है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिबिंब कहां बना, तो प्रतिबिंब बन रहा है यहां पे, यानी सी और एफ के बीच बन रहा है। यानी ए बी कोई वस्तु है, और प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश। कोई दिक्कत, इस बिंदु को मान लेते हैं ये डी है और दर्पण का द्वारक एम और एम डैश मान लेते हैं। इतना फिगर में अगर आप कर लेते हैं तो समझिए आपका फिगर कंप्लीट हो गया। ठीक है, और फिगर कंप्लीट होने के बाद आपको वर्णन करना पड़ता है आपको। ठीक है, वर्णन में क्या लिखना पड़ेगा, कि माना कि एम और एम डैश द्वारा का कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा फोकस F है। जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इतना आपको वर्णन करना पड़ेगा। इतना वर्णन करने के बाद अब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है। दो त्रिभुजों में आपको चलना होगा। पहला त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। यानी इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में चलना होगा। तो दोनों त्रिभुजों में आप एक चीज कॉमन देखेंगे, कोण बी जो है वह बराबर है 90 डिग्री बोल सकते हैं, या लंबवत के अनुसार बराबर है। तो हम बोल सकते हैं, सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज किसमें चले, ए डैश बी डैश सी में। तो इसमें जाने से क्या होगा, तो इसका कोण बी जो है वो बराबर है, यानी ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण ए डैश बी डैश सी के। किसके अनुसार, तो 90 डिग्री के अनुसार बराबर है। ठीक है, अब इसी प्रकार से चलते हैं, इसी प्रकार से अगर ये वाला देख लिया जाए तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, यानी क्रॉस जब होता है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्रॉस है थोड़ा सा, है ना, तो यानी ये सी वाला कोण इस सी वाले कोण के बराबर है। ठीक है, इसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो हम लिख सकते हैं ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर होगा किसके, कोण ए डैश सी बी डैश के। कोण ए डैश सी बी डैश के बराबर होगा किसके अनुसार से, तो शीर्षा
विमुख कोण के अनुसार से, विमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए, और यदि त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, ठीक है। और हम कह सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से कह सकते हैं कि त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के लिए समरूप होंगे, ठीक है। यानी जिस त्रिभुज में हम चले थे वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। यानी इस त्रिभुज में चले थे, ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा, है ना, इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप होगा किसके, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के, समरूप हो गए। अब जब त्रिभुज समरूप होता है तो आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा, बड़ा वाला लंब बटा में छोटे वाले लंब बराबर बड़ा वाला त्रिभुज का आधार बटा में छोटे वाले त्रिभुज का आधार। आपको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। तो समझिए कि अगर आप ये सूत्र याद किए हुए हैं तो समझिए आपको याद है, आपका ये बन जाएगा, ठीक है। जैसे बड़े वाले त्रिभुज का लंब, त्रिभुज समरूप है, ये फॉर्मूला रखिए, बड़े वाले त्रिभुज का लंब, बड़ा वाला त्रिभुज ये है तो इसका लंब कौन सा है, एबी, तो लंब डाल दीजिए एबी। उसके बाद छोटे वाले त्रिभुज का लंब, तो छोटे वाले त्रिभुज कौन सा, ए डैश बी डैश है, इसका लंब ये है ए डैश बी डैश, बराबर बड़े वाले त्रिभुज का आधार, तो बड़े वाले त्रिभुज ये वाला है, बड़ा वाला त्रिभुज, इसका आधार कौन सा है, तो बीसी, इसका आधार क्या है, बीसी, बीसी लिख देते हैं, बटा में छोटे वाले त्रिभुज का आधार, छोटा वाला त्रिभुज ये वाला है, इसका आधार कौन सा है, सी बी डैश, है ना, सी बी डैश लिख दिए। कोई दिक्कत, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिए, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। अब इसी प्रकार से, है ना, पुनः इसी प्रकार से, इसी प्रकार से, तो जब इसी प्रकार से चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये वाला त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में भी जाएं, थोड़ा सा इसको लंब खींच लेते हैं, यहाँ पे ये ओ हो गया, ठीक है। अगर हम इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में जाएं तो ये दोनों त्रिभुज भी समरूप ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि जिस प्रकार से इस वाले और इस वाले में गए थे तो कोण बी और कोण बी के अनुसार बराबर हुआ, और ये वाला शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार बराबर हुआ, उसी प्रकार से यहाँ भी बराबर हो जाएगा। देखिए ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, तो बराबर हो जाएगा। तो हम उतना क्यों प्रोसेस करें, इतना फिर से हम क्यों लिखें, हम दोबारा क्यों लिखें इसको, हमको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप होगा किसके, एफ ओ डी के, त्रिभुज एफ ओ डी के समरूप होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो हम बोले थे कि यही वाला फॉर्मूला लगाना है, समरूप होगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, समरूप नहीं होगा तो नहीं लगाना है। तो ये फॉर्मूला लगाएं यहाँ पे, यानी बड़े वाले त्रिभुज का लंब कौन सा है, बड़ा वाला त्रिभुज ये वाला, कहाँ गया ये वाला, ओ डी, इसका लंब है, ओ डी लिख देते हैं, ओ डी बटा में छोटे वाले त्रिभुज का लंब, छोटा वाला त्रिभुज ये है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर, फिर आ जाइए बड़े वाले त्रिभुज का आधार, बड़े वाले त्रिभुज ये है एफ ओ है, इसका आधार क्या है, एफ ओ बटा में छोटे वाले त्रिभुज का आधार, छोटे वाले त्रिभुज का आधार क्या है, बी डैश एफ है, बी डैश एफ। कोई दिक्कत नहीं ना, बी डैश एफ हो गया। अब क्या करना है, जो देखिए आपको पता है कि ओ डी जो है वह ए बी के बराबर है, देख रहे हैं ना, ओ डी ए बी के बराबर है, तो हम ओ डी के जगह पर ए बी लिख सकते हैं, ठीक है, ओ डी के जगह पर ए बी लिख सकते हैं, बटा में ए डैश बी डैश था रहने दिए, एफ ओ, अच्छा एफ ओ के जगह पर, एफ ओ के जगह पर हम एफ पी पी लिख सकते हैं, है ना। अच्छा एफ ओ के जगह पर एफ पी क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो जाएगा तो ये ओ जो है वो पी के पास चला जाएगा, ठीक है। तो दर्पण का द्वारक छोटा होने के कारण ओ जो है वो पी के पास चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एफ ओ के जगह पर, एफ ओ के जगह पर एफ पी भी लिख सकते हैं, तो एफ पी लिख दिए बटा में बी डैश एफ, ठीक है, किसके अनुसार, तो ये हो गया ए बी बराबर हो जाएगा किसके, ओ डी के बराबर, क्योंकि ओ डी बराबर था ए बी के, तो यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 मान लें इसको। कोई दिक्कत, इस फॉर्मूले को मिटा देते हैं क्योंकि इसका कोई अब इस्तेमाल नहीं है।
अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? समीकरण 1 और समीकरण 2 में कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको। क्या दिख रहा है बताइए? इसका देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, इसका लेफ्ट साइड बराबर है तो इसका राइट साइड भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं BC बटा में CB डैश बराबर FP बटा में क्या लिख सकते हैं? B डैश F लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। BC, B और C, तो B और C के बीच की दूरी को कुछ भी नहीं कहा जाता है क्योंकि सारी की सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। तो ऐसा करते हैं कि BC हमको लाना है, तो BC को लाने के लिए यानी BC हमको लाना है, तो BC को लाने के लिए अगर हम पूरा यानी BP में और CP घटा देंगे, यानी पूरा में अगर इतना घटा देंगे तो BC बचेगा ना, तो यानी BP में यदि हम CP घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा? BC मिलेगा। उसी प्रकार से CB डैश अगर हम CB डैश लाना चाहते हैं तो CB डैश लाना चाहते हैं तो CP में पूरा में CP में घटा देते हैं क्या? B डैश P घटा देते हैं। ठीक है, हमको लाना था CB डैश, तो CB डैश लाने के लिए हम क्या किया? पूरा में हम इतना घटा दिए तो हमको मिल गया CB डैश मिल गया, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है? B डैश F, यहाँ B डैश F। अब देखिए B डैश F हमको लाना है, B डैश F हमको लाना है तो पूरा में B डैश P में FP को घटा दीजिए, B डैश P में FP को घटा देना है। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा? B डैश F मिल जाएगा। अब बताइए BC की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? तो BC की जगह पर BP माइनस में CP लिख सकते हैं। CB डैश की जगह पर क्या लिख सकते हैं? तो CP माइनस में B डैश P लिख सकते हैं बराबर FP को FP ही रहने देते हैं क्योंकि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, और B डैश F की जगह पर क्या लिख सकते हैं? तो B डैश P माइनस में FP। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रहने दीजिए समझने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिए कि सबका अब नाम लिख दीजिए, B और P, BP के बीच की दूरी को यानी कह सकते हैं ये क्या है? वस्तु की दूरी, क्योंकि यहाँ वस्तु रखी हुई है तो वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को U के द्वारा सूचित किया जाता है और इधर निगेटिव होता है बायां साइड में, तो निगेटिव हो गया, माइनस में U हो गया, माइनस CP भी निगेटिव होगा। ये क्या है? वक्रता त्रिज्या है यानी कैपिटल R है बटा में CP, ये भी वक्रता त्रिज्या माइनस R हो जाएगा, माइनस में B डैश P यहाँ पे प्रतिबिंब बना है तो प्रतिबिंब की दूरी माइनस में V हो जाएगा। ठीक है, बराबर FP, ये फोकस दूरी हो गया, ये भी निगेटिव होगा, माइनस में F बटा में B डैश P, ये वाला B डैश P है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, माइनस में होगा, माइनस V माइनस में FP, ये क्या है? फोकस दूरी है, माइनस में F हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या कर देते हैं? माइनस में U और माइनस माइनस प्लस। अच्छा, R की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि R बराबर होता है 2F। आप जानते हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध F क्या बोलते हैं? F बराबर R/2 होता है, या फिर बोल सकते हैं R बराबर 2F भी बोल सकते हैं। तो R की जगह पर हम 2F लिख सकते हैं, R की जगह पर 2F लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस भी हो गया बराबर में माइनस में F माइनस में V और माइनस माइनस प्लस F हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, जो देखिए इसको सामना क्या बोलते हैं? तिरछा इसको गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? माइनस में V और माइनस में U, तो माइनस में प्लस U भी हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? प्लस में नहीं माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा 2F भी हो जाएगा, 2F भी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? तो ये हो जाएगा माइनस में UF हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा प्लस में 2F स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। अब इसको गुना कीजिए तो माइनस माइनस प्लस में 2F स्क्वायर हो जाएगा बराबर में माइनस में 2F स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा नहीं, ये प्लस में ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2F स्क्वायर हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस F भी हो जाएगा, माइनस में F भी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ देखिए 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर खत्म हो जाएगा क्योंकि ये बराबर का चिन्ह है। ठीक है,
क्योंकि ये इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और माइनस और प्लस वाला कट जाएगा, तो कट जाएगा। अब बचा क्या, यहाँ पे जो जो बचा है उसको लिख देते हैं, ठीक है। इतना लिख देते हैं। u भी, तो u और भी, u भी हो गया, माइनस में 2f भी, ठीक है। और माइनस में क्या है u, अच्छा इसको ऐसा करते हैं, माइनस में uf है इसको उधर भेज देते हैं, और ये माइनस में f भी है इसको इधर भेज देते हैं, तो ये प्लस में f भी हो जाएगा, बराबर में ये प्लस में uf हो जाएगा, ठीक है। ये एक घट जाएगा तो एक घट जाएगा, तो u भी, और इसको ऐसा करते हैं उन्हें लेके चल जाते हैं, तो बराबर में क्या हो जाएगा, u भी बराबर में uf, और इसको उधर ये देखिए यहाँ पे समझिए 2f भी और f भी, तो एक घट जाएगा तो माइनस में f भी बचेगा, तो माइनस में f भी बचेगा, और ये माइनस उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस में f भी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब क्या कीजिए, तो प्रत्येक में u भी f से भाग दे दीजिए, से भाग देने पर तो u भी f से भाग देने पर क्या होगा वो देखिए, तो u भी बटा में u भी f बराबर में u f बटा में u भी f प्लस में f भी बटा में u भी f, u भी f, देखिए u से u, भी से भी, u से u, f से f, f से f, भी से भी, कट गया, बचा क्या 1/f बराबर में 1 बट्टा भी प्लस में 1 बट्टा u, और यही हमको साबित करना था। यही हमारा क्या दर्पण सूत्र है। थोड़ा सा जगह नहीं था इस वजह से एडजस्ट करना पड़ा इसको, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार से साबित कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से हम समझा देते हैं। सबसे पहले हम क्या किए, एक फिगर बनाएं। इस फिगर को आपको याद ही रखना पड़ेगा और इसका वर्णन भी आपको खुद से ही आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और वर्णन देने के बाद फिर आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इन दोनों त्रिभुजों में कोण B जो है वह बराबर है। कोण B क्या है, बराबर है, किसके अनुसार, 90 डिग्री के अनुसार लिख दिए हैं। फिर ये शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार बराबर था, बराबर कर दिए। तो यदि त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, और जब बराबर हो जाता है तो एंगल समरूपता के अनुसार से त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो समरूप होता है तो त्रिभुज समरूप कर दिए, ठीक है। और त्रिभुज जब समरूप होता है तो हम क्या करते हैं, लंब की तुलना लंब से और आधार की तुलना आधार से करते हैं। वही कर दिए यहाँ पे, करने के बाद इसको समीकरण नंबर 1 मान लिए। उसी प्रकार से क्या होगा, यहाँ पे ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज भी लेंगे तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, आपस में समरूप होंगे। तो समरूप होगा तो फिर से लंब की तुलना लंब से, आधार की तुलना आधार से कर दी, ठीक है। आधार से करने के बाद फिर ओडी जो है वह AB के बराबर था, लिख दी। FO जो है वह FP के बराबर था। क्यों, क्योंकि यदि दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाएगा तो O जो है वह P के पास चला जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, यहां समीकरण नंबर 2 मान लिए। समीकरण 1 और 2 से क्या पता चल रहा है ना, यहां लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से क्या पता चल रहा है आपको, इसका लेफ्ट साइड बराबर है तो इसका राइट साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी ये और ये वाला लिखा जाएगा, तो लिख दिए यहाँ पे। लिखने के बाद है ना, ये BC को क्या लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से सबका तो लिखा हुआ है। बाकी मैथ वाला चीज है, ये सब खुद से आप गुना भागा करवे करते हैं, ठीक है। मैथ पढ़ते हैं तो, ठीक है, आप लोग मैथ पढ़ते हैं, हम तो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए जैसे तैसे गुना कर दिए हैं, है ना, आप लोग भी कर सकते हैं ऐसे। चलिए अब इसको मिटाते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं, 9वां प्रश्न, जो कि हमारा क्या है, अवतल दर्पण में आवर्धन सूत्र का सत्यापन, ठीक है। तो उसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको मिटाते हैं हम, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र का सत्यापन तो हो ही गया। अब इसके बाद आवर्धन सूत्र का सत्यापन करना है, ठीक है। और ये वाला है ना, लघु उत्तरीय में पूछा जाता है, ठीक है, 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां देखिए, यहां दर्पण सूत्र के जगह पर आवर्धन सूत्र कर देते हैं, आवर्धन सूत्र, ठीक है। अब यहां समझिएगा,
ये क्या है, अवतल दर्पण है। ये बहुत आसान है ये, ठीक है, इसको समझना बहुत आसान है, बहुत इजी है ये, दर्पण सूत्र से भी इजी। ये क्या ध्रुव है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है, इसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, प्रधान अक्ष। यहाँ पे मुख्य फोकस है, ठीक है, और ये इसका क्या है, अनंत पॉइंट है। जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब बनता है सी और एफ के बीच बनता है। पहले तो ये फोकस होकर जाएगा इस प्रकार से। और दूसरा नियम आपको ध्यान रहे, दूसरा नियम आपको ये वाला नहीं लेना है कि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और वह पुनः अपने पथ पर लौटकर चली जाती है, ये वाला नियम नहीं लेना है। अगर ये नियम लीजिएगा तो इस प्रोसेस से बनेगा लेकिन काफी लंबा चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम आपको एक और तरीका बताएं तो प्रकाश के परावर्तन का नियम जो होता है, पहला नियम, उस नियम का यहाँ पे प्रयोग कर दीजिए। तो जब प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है तो वह क्या होता है, अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। ये तो नियम जानते हैं आप लोग, अपने ही माध्यम में वापस लौट। ये प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब यहाँ बना, बना ना, प्रतिबिंब यहाँ बना ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये वाला जो कोण होगा आई होगा और ये वाला कोण क्या होगा, आर होगा, ठीक है। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये बीच वाला क्या, अभिलंब है। प्रधान अक्ष को अभिलंब मान लिया। यहाँ प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम भी फॉलो हो रहा है और दूसरा नियम भी फॉलो हो रहा है, कोण आई बराबर कोण आर। तो यानी हम इस रेखा को खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको वस्तु को मान लीजिए ए और बी, और ये प्रतिबिंब को मान लीजिए ए डैश बी डैश मान लीजिए, दर्पण का द्वारक एम और एम डैश मान लीजिए, ठीक है। वर्णन कर दीजिएगा इसका, वर्णन में क्या लिखना है, माना कि एम और एम डैश द्वारा का कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C तथा फोकस F है। जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। इतना लिखने के बाद इसके बाद आपको आ जाना है त्रिभुज इस वाले, देखिए ए बी और P, ये बड़ा वाला त्रिभुज B, ए बी और P, ये बड़े वाले त्रिभुज में आ जाना है, त्रिभुज ए बी और P। तथा त्रिभुज कौन सा, एक और त्रिभुज लीजिए ए डैश बी डैश पी, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में। इस त्रिभुज में आने के बाद अब आपको क्या करना होगा, जो देखिए इस त्रिभुज में आने के बाद आपको ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर है, किसके अनुसार, 90 डिग्री के अनुसार। तो लिख सकते हैं कोण ए बी पी बराबर होगा कोण ए डैश बी डैश पी, किसके अनुसार, तो 90 डिग्री से बराबर है ना, 90 डिग्री से बराबर, तो लिख दिए, ठीक है। और दूसरा कोण क्या है, तो ये दूसरा कोण कोण आई से और कोण आर से बराबर हो रहा है, यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम के अनुसार बराबर हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं ए पी बी, इसलिए है ना, या लिख सकते हैं इसी प्रकार से ए पी बी, यानी कोण ए पी बी है ना बराबर होगा किसके, कोण ए डैश पी बी डैश के, ए डैश पी बी डैश के बराबर होगा। ये किसके अनुसार बराबर होगा, तो कोण आई बराबर में कोण आर होता है, इसके अनुसार से ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए, जब ये त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया, एक कोण तो ये हो गया और एक कोण ये हो गया, तो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाता है, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है। और जब बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि त्रिभुज क्या होता है, समरूप हो जाता है। त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो यहाँ त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिए हम कह सकते हैं कि जिस त्रिभुज में हम चले थे वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। तो त्रिभुज ए बी पी समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, समरूप हो गया। और समरूप होने के बाद अब हम बताए थे कि जब त्रिभुज समरूप होता है तो इसका एक सूत्र लगाया जाता है, बड़ा वाला त्रिभुज का लंब बटा में छोटे वाले त्रिभुज का लंब, और बड़े वाले त्रिभुज का आधार बटा में छोटे वाले त्रिभुज का आधार, ठीक है। तो वही इस्तेमाल कीजिए। बड़ा वाला त्रिभुज का लंब कौन सा है, तो बड़ा वाला त्रिभुज का लंब ए बी है, ए बी बटा में छोटे वाले त्रिभुज का लंब ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश बराबर बड़े वाले त्रिभुज का आधार, बड़ा वाला त्रिभुज ये वाला है तो इसका आधार कौन है, बीपी, तो बीपी लिख देते हैं, बटा में छोटे वाले त्रिभुज का आधार, छोटा वाला त्रिभुज ये है तो बी डैश पी, इसका आधार ये है बी डैश पी, लिख दिए। अब लिखने के बाद है ना, अब सबका नाम दे दीजिए, ए
ए बी क्या है? ये वस्तु की ऊंचाई है जिसको एच के द्वारा सूचित करते हैं। ए डैश बी डैश ये क्या है? तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई निगेटिव होता है क्योंकि ये नीचे साइड में है, और नीचे साइड क्या होती है? निगेटिव होती है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, बी और पी ये क्या है? वस्तु की दूरी जो कि निगेटिव होगा माइनस यू, और बी डैश पी ये भी निगेटिव होगा, प्रतिबिंब की दूरी माइनस में भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? आशा करते हैं कि इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, यानी हो गया एच माइनस में भी एच गुने में माइनस में भी बराबर में माइनस यू, और गुने में माइनस में एच डैश हो जाएगा, होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए, ये तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? अब बताइए। अब ऐसा करते हैं कि इसको नीचे भेज देते हैं, तो माइनस में भी बटा में यू हो जाएगा बराबर में एच डैश बटा में एच हो जाएगा, होगा ना? अब बताइए कि एच डैश अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? आवर्धन कहा जाता है ना। तो आवर्धन को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? एम के द्वारा, अर्थात माइनस भी बटा यू बराबर में एम, यानी इसके जगह पर हम एम लिख दिए हैं। ठीक है, अर्थात ये वाला क्या है? एम बराबर माइनस भी बटा यू, यही आवर्धन सूत्र होता है, और इसी को सत्यापित करने के लिए कह रहा था हमको। तो कितना आसान है ये वाला, है ना? बहुत आसान है ये वाला, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी पूछने का ज्यादातर चांस जो रहता है ना, वो अवतल दर्पण में ही पूछने का चांस रहता है, उत्तल दर्पण में नहीं पूछता है। ठीक है, इसीलिए हम उत्तल दर्पण वाला नहीं लिए हैं। ठीक है, जितना भी लिए हैं अवतल दर्पण का ही लिए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर एक और क्या है? क्वेश्चन है 10वां प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 10वां प्रश्न हमारा एक न्यूमेरिकल के रूप में है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और दसवें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां और 9वां प्रश्न हमने देख लिया है। 10वां प्रश्न क्या कहता है वो देखिए। 10वां प्रश्न है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 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 एक अवतल दर्पण के सामने एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है तो कहता है कि प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताएं। ध्यान दीजिए, कल वाला 10वां प्रश्न यही है। ठीक है, मिला लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके आंसर हो सकता है चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको देख लेना एक बार। देखिए, क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण कौन सा है? अवतल है। और अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा? माइनस में 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अवतल दर्पण के सामने वस्तु की दूरी कितना है? तो U बराबर 10 सेंटीमीटर, ये भी माइनस में होता है, लिख दी। अब हमको पूछ रहा है क्या? तो V बराबर पूछ रहा है V का मान, कि V का मान क्या होगा। ठीक है, तो V का मान निकालिए दर्पण सूत्र से। 1 बाई F बराबर 1 बट्टा V प्लस में 1 बट्टा U होता है। ठीक है, तो 1 बाई F का मान कितना है? तो माइनस में 20 सेंटीमीटर है, बराबर 1 बट्टा V का मान निकालना है, प्लस में 1 बट्टा U का मान माइनस में 10 सेंटीमीटर है। ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 1 बट्टा माइनस में 20 सेंटीमीटर प्लस में 1 बट्टा 10 सेंटीमीटर बराबर 1 बट्टा V हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा? 20 से 20 खत्म, माइनस 1 प्लस में 2, 10 दूनी 20 हो जाएगा, बराबर में 1 बट्टा V हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? तो 1 बट्टा 20 हो जाएगा, 1 बट्टा 20 बराबर 1 बट्टा
भी होगा। इसको पलट दीजिए तो भी बराबर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। यानी भी का मान जो आया वो पॉजिटिव में आया। क्या चीज में आया, पॉजिटिव में। और जब भी का मान पॉजिटिव में आता है तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की जो ये प्रकृति जो होगा प्रतिबिंब का, वो क्या होगा, काल्पनिक होगा और सीधा होगा। क्या होगा, काल्पनिक और सीधा होगा। और भी कह सकते हैं कि वस्तु जो होगा, सॉरी, प्रतिबिंब जो होगा ना वो कैसा बनेगा, तो काल्पनिक और सीधा ही बनेगा। प्रकृति का मतलब तो यही हुआ, ठीक है, काल्पनिक और सीधा बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप चाह सकते हैं तो आवर्धन भी निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, हम चाहते हैं कि इसका आवर्धन भी निकालें, तो आवर्धन कैसे, तो m बराबर क्या होता है, माइनस में v बटा u भी होता है, तो m बराबर माइनस में b माइनस v का मान अभी भी निकालें तो माइनस में 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि माइनस है यहाँ पे तो माइनस लिखें, b का मान 20 सेंटीमीटर लिखें, बटा में u का मान कितना है, तो u का मान माइनस 10 सेंटीमीटर है, माइनस 10 सेंटीमीटर लिखें, है ना। यहाँ से प्लस हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, एक शून्य से एक शून्य खत्म, बराबर बचा क्या, तो पॉजिटिव में 2 बचा। ठीक है, अब आप कहिएगा कि ये 2 सेंटीमीटर होना चाहिए ना, नहीं, क्यों, क्योंकि आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, आवर्धन मात्रक विहीन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आवर्धन का आपको मात्रक पूछ दिया गया कभी भी, तो याद रखिएगा आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता, यह मात्रक विहीन होता है, तो इसलिए केवल इसका +2 ही मान आएगा। ठीक है, तो +2 अर्थात यहां भी कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से और भी कई सारे न्यूमेरिकल है, तो जरूरी नहीं है कि जो प्रश्न हमने लिखा है न्यूमेरिकल में वही प्रश्न आ जाए। ठीक है, इसी से संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं, सिर्फ डाटा इसका चेंज कर देगा, जैसे 20 की जगह 30 कर दिया, 10 की जगह पर 50 कर दिया। ठीक है, तो डाटा चेंज करके भी आ सकता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि सेम ही क्वेश्चन आ जाए, है ना, आपको ये सब चीज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब अगले क्लास में जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, 10 से 12 क्वेश्चन उसमें भी रहेंगे। ठीक है, और उसको भी 2 लेक्चर में उसको भी खत्म करेंगे। ठीक है ना, चलिए अगले क्लास में फिर मिलेंगे, बाय।